हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। लास्ट लेक्चर में हमने आईसीएससी बोर्ड हिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट किया था, द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857। तो आज हम उस चैप्टर के एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शंस हैं, मैचिंग्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ओके, और ट्रू फॉल्स हैं। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, जिसके साथ हमारी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम न्यू चैप्टर स्टार्ट। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन का सबसे पहला है हु लेड द रिवोल्ट इन बरेली। ये जो ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857 था, रिवोल्ट था 1857 का, तो बरेली में लीडर कौन था, किसने लेड किया था इस रिवोल्ट को? बहादुर शाह, जनरल बख्त खान, नाना साहेब और कुंवर सिंह। तो जनरल बख्त सिंह ने क्या किया, जनरल बख्त खान ने क्या किया था, लेड किया था इस रिवोल्ट को। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज एनेक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बेसिस पर इनमें से कौन से प्लेस को एनेक्स किया गया था, कब्जे में लिया गया था? अवध, बरेली, झांसी और दिल्ली। तो झांसी को लिया गया था। द रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड बाय सिपॉइज इन। सिपॉइज ने रिवोल्ट को स्टार्ट किया था। कहाँ से शुरू हुआ था ये रिवोल्ट आपका? मेरठ, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर। तो मेरठ से शुरू हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिड नॉट जॉइन द रिवोल्ट एंड सपोर्टेड द ब्रिटिश। इनमें से कौन सा रूलर ऐसा है जिसने रिवोल्ट को ज्वाइन नहीं किया और ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया? हजरत महल, होलकर, नाना साहेब, बहादुर शाह। बताया था ना कल लेक्चर में, होलकर ने क्या किया था, ये जो विद्रोह था 1857 का, इसे ज्वाइन नहीं किया था, बल्कि उसने क्या किया, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था। एट कानपुर, कानपुर में क्या हुआ था? द रिबेलियन ऑफ 1857 वॉज लेड बाय। जो रिबेलियन था 1857 का, कानपुर में कौन लीड कर रहा था? तात्या टोपे, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर और नाना साहिब। तो नाना साहिब वहाँ लीड कर रहे थे। द रिबेलियन इन अवध वॉज मेनली लेड बाय। अवध में कौन लीड कर रहा था इस रिबेल को? बेगम हजरत महल, लक्ष्मीबाई, नाना साहिब, मंगल पांडे। तो बेगम हजरत महल। द ईस्ट इंडिया कंपनी पास द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट कब पास किया था? 1851, 1855, 1853 और 1856। तो 1856 में लेड किया था। अब मैचिंग्स देखते हैं इसी में, टिक द करेक्ट ऑप्शंस में। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी, झांसी की रानी थी वो। बहादुर शाह सेकेंड, दिल्ली। कुंवर सिंह, जगदीशपुर। बेगम हजरत महल, लखनऊ। ठीक है, तो ये आपके मैचिंग्स हो गई। तो फर्स्ट का है आपका झांसी, फर्स्ट का हो गया सी, यहाँ पर आ रहा है आपका। ठीक है, तो ये फर्स्ट का यहाँ पर बी दिया हुआ है, ये कट हो गया आपका, और फर्स्ट का यहाँ पर ए दिया हुआ है, तो ये कट हो गया। इन दोनों में सी है। अब देखिए, बहादुर शाह सेकेंड, बहादुर शाह सेकेंड ने दिल्ली में लीड किया था, तो ए है, तो ये वाला ऑप्शन आ गया आपका। ठीक है, अब हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है बाय हिज पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के थ्रू डैश एनेक्स्ड डैश एंड डैश। किसने एनेक्स किया था, कब्जा किया था, किस किस पर किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, एनेक्स किया था, कब्जा किया था। कहाँ पर? नागपुर पे और झांसी पे। ठीक है, उसी की पॉलिसी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की। नेक्स्ट है इन लखनऊ डैश लेड द रिवोल्ट। लखनऊ में किसने लीड किया था रिवोल्ट को? बेगम हजरत महल ने। द रिबेल्स प्रोक्लेम्ड डैश एज द एम्परर ऑफ इंडिया। जो विद्रोही थे उन्होंने राजा किसे घोषित कर दिया था इंडिया का? बहादुर शाह जफर को। द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट वॉज पास्ड इन। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट कब पास हुआ था? 1856 में पास हुआ था। अब हम करते हैं मैचिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहली मैचिंग है आपकी झांसी, रानी लक्ष्मीबाई। एनफील्ड क्या थी? राइफल थी। ठीक है, राजा ऑफ जोधपुर डिड नॉट ज्वाइन द रिवोल्ट। इसने राजा ऑफ जोधपुर जो था और होलकर जो थे, इन्होंने रिवोल्ट ज्वाइन नहीं किया था। इन्होंने क्या किया था? ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था। बहादुर शाह जफर एग्जाइल्ड टू रंगून। रंगून को उन्हें क्या दे दिया गया? सज़ा दे दी गई। ठीक है, निकाल दिया गया उन्हें। अब आते हैं ट्रू एंड फॉल्स पर। अवध वॉज एनेक्स्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन। अवध पर जो कब्जा किया गया था, किस बेसिस पे किया था? कि माल एडमिनिस्ट्रेशन है। माल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स हो गया कि काम वहाँ पर जो शासन चल रहा है वो सही से नहीं हो रहा है। येस, इट इज़ ट्रू। उसी बेसिस पर अवध को अपने अंडर किया गया था। द ब्रिटिश सपोर्टेड सती। अंग्रेज़ों ने सती जो प्रथा थी उसे सपोर्ट किया था। इट इज़ फॉल्स, उसे सपोर्ट नहीं किया था। द इंडियन सोल्जर्स वर पेड मच लेस एज कम्पेयर टू देयर ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स। जो भारतीय सेना थी उन्हें कम पेमेंट मिलती थी एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स। यानी कि जो ब्रिटिशर्स देते थे भारतीय सेना को, जो भी पेमेंट देते थे वो इन्हें अंग्रेज़ जो है ज़्यादा देते थे एज़ कम्पेयर टू इंडियंस। येस, इट इज़ ट्रू। रिवॉल्ट ऑफ 1857 डिड नॉट इन्वॉल्व द मासेज। 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें बहुत सारे लोग इंक्लूडेड नहीं थे, इन्वॉल्व नहीं थे। येस, इट इज़ ट्रू। इसी वजह से तो फेल हुआ था। हमने पहला रीज़न यही तो पढ़ा था। ठीक है, तो आपके ट्रू एंड फॉल्स हो गए हैं।
और क्वेश्चन आंसर्स एंड गिव रीजंस हम अभी करेंगे। और इससे पहले हम कर लेते हैं ये पिक्चर स्टडी। तो ये पिक्चर स्टडी आपको यहाँ पर पिक्चर दिखाई हुई है और क्या पूछा है ये देख लेते हैं। नेम द इंडियन सोल्जर हु फायर्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिसर्स एट बैरकपुर। बैरकपुर एक जगह है, वहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर्स पर किसने हमला किया था, कौन है ये भारतीय सोल्जर, मंगल पांडे हैं ये। हाउ फार वर द ग्रीस्ड कार्ट्रिजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवॉल्ट। जो ग्रीस्ड कार्ट्रिजेज वाला केस आया था, है ना, जिसमें ये अफवाह फैल गई थी, ये खबर फैल गई थी कि जो ग्रीस्ड कार्ट्रिजेज हैं ये मीट के, जो बीफ होता है ना, पॉर्क होता है, उसके बने हुए हैं। तो ये कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल थी ये बात, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। गिव योर ओपिनियन एज टू हाउ द रिवॉल्ट वुड हैव बीन सक्सेसफुल। अपना ओपिनियन दीजिए कि रिवॉल्ट सक्सेसफुल कैसे हो सकता था। तो कैसे सक्सेसफुल हो सकता था, एक प्लानिंग होनी चाहिए थी, पहले प्लान्ड होना चाहिए था, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए था, है ना, और कोई लीडर होना चाहिए था जो इन सभी को गाइड करे, और यूनिटी, सबसे बड़ी बात यूनिटी होनी चाहिए थी। तो अगर ये सभी पॉइंट्स होते तो मे बी हमारा क्या रिवॉल्ट जो था आपका सक्सेसफुल हो सकता था। ठीक है, आपको बस ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, जिसका सबसे पहले आएगा और सही आंसर आएगा उसे हम पिन करेंगे। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स एंड गिव रीजंस। तो इसके पहला क्वेश्चन है, हाउ वर द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। जो अंग्रेज़ों ने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लाई थी उसकी वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 कैसे फैला, क्यों हुआ था, कैसे वो रिवॉल्ट जिम्मेदार था, ये इकोनॉमिक कारण क्या थे। द इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 आर। इकोनॉमिक कारण क्या थे ये आप देखिए। फर्स्ट था, द न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम अलाउड द गवर्नमेंट टू कन्फिस्केट लैंड एंड एक्सेप्ट रेवेन्यू इन कैश विच ब्रॉट माइजरी एंड सफरिंग फॉर इंडियन पीजेंट्स। जो अंग्रेज़ न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाए थे उसकी वजह से जो अंग्रेज़ों की सरकार थी वो लैंड को क्या कर सकती थी, कॉन्फिस्केट कर सकती थी। कॉन्फिस्केट यानी जब्त कर लेना, ठीक है, जब्त कर सकती थी, और रेवेन्यू को कैश में एक्सेप्ट कर सकती थी। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स की वजह से क्या हुआ, जो भारतीय पीजेंट्स थे, जो भारतीय फार्मर्स थे, उन्हें बहुत गरीबी का सामना करना पड़ा और बहुत ज़्यादा सफरिंग्स उन्हें झेलनी पड़ी। सफरिंग्स यानी बहुत ज़्यादा परेशानी उन्हें झेलनी पड़ी। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ था, यानी कि इंडस्ट्रीज़ का जो सेटअप हुआ था, इट फ्लडेड इंडियन मार्केट्स। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि बहुत सारी अंग्रेज़ों की जो इंडस्ट्रीज़ थी उसके सेटअप होने की वजह से जो भारतीय बाज़ार था वहाँ पर चीप फैक्ट्री मेड गुड्स आने लगे। ठीक है, सस्ते और सस्ते फैक्ट्री के बने सामान आने लगे, जिसकी वजह से कंट्रीज़ में क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया, बेरोज़गारी फैल गई। यानी कि अंग्रेज़ों ने क्या किया था, अपनी जो वो सस्ता माल लगाकर, ख़राब माल लगाकर जो भी सामान बनाते थे अपनी फैक्ट्रीज़ में, वो इन्होंने इंडिया में दिया, और इंडिया का जो अच्छा और जो भी क्राफ्ट बनता था या जो भी मटेरियल बनता था अच्छी क्वालिटी का, वो अपने कंट्री में ले गए, है ना, तभी तो ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया था। नेक्स्ट है, देयर वर कांस्टेंट ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। लगातार क्या हुआ, ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, इंडिया से ब्रिटेन तो जा रहा था। ठीक है, इंडिया का अच्छा माल जो था सारा कहाँ जा रहा था, ब्रिटेन जा रहा था, और वो ब्रिटेन वाले जो लोग थे वो उन्हें पे भी नहीं करते थे इंडियंस को, तो सारा बस वन वे ट्रेड था ये, जिसने बहुत बड़ा इफेक्ट डाला, जिसकी वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ। नेक्स्ट है, ड्यू टू दी टेन्योर्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नर्स। ब्रिटिश गवर्नर्स जो थे उनके टेन्योर्स की वजह से, टेन्योर होता है जो टाइम पीरियड था, जितने टाइम पीरियड के लिए वो गवर्नर बने थे, उसकी वजह से क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ जागीर्स एंड ज़मींदार्स वर कॉन्फिस्केटेड। हज़ारों जागीरों और ज़मींदारों को कॉन्फिस्केट कर लिया गया, जब्त कर लिया गया, यानी कि अपने कब्जे में कर लिया गया, रिजल्टिंग इन द डिसकंटेंटमेंट ऑफ द पीपल हु हैड बीन लॉयल टू द ब्रिटिश। जिसकी वजह से उन लोगों में डिसकंटेंटमेंट फैल गया, यानी कि नाराज़गी हो गई किन लोगों में, जो ब्रिटिशर्स के प्रति वफादार थे। ठीक है, तो इसी वजह से ये कुछ आपके मेन 4 पॉइंट्स थे जिनकी वजह से ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रिलीजियस एंड सोशल कॉजेज ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवॉल्ट के लिए कौन कौन से ऐसे रिलीजियस और सोशल कॉजेज हैं जिसकी वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ। तो पहला है, दे क्रिएटेड क्रिश्चियन मिशनरीज विच लेड टू फियर एंड सस्पिशन। उन्होंने क्या किया था अंग्रेज़ों ने, क्रिश्चियन मिशनरीज होती हैं वो लोगों के ग्रुप जो अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए दूसरे देशों में जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, क्रिश्चियन मिशनरीज बनाई और उन्हें इंडिया भेजा, जिसकी वजह से लोगों में बहुत डर बैठ गया था और संदेह यानी कि शक भी बैठ गया था, और वो लोग क्या कर रहे थे, उनके धार्मिक कामों में क्या कर रहे थे, दखल दे रहे थे, उन्हें धर्म बदलने के लिए भी एनकरेज कर रहे थे। नेक्स्ट है, द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन वॉज ऑल्सो व्यूड एज एन अटैक ऑन दी सोशल एंड रिलीजियस कस्टम्स। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया था, जो अपनी उनकी वेस्टर्न एजुकेशन थी वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी इंडिया में। ठीक है,
जिसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं, मॉडर्न एजुकेशन जिसे हम बोलते हैं, वो उन्हीं की देन है सब अंग्रेज़ों की। तो इसे भी एक इस तरीके से देखा गया कि उन्होंने जो इंडिया के जितने भी सामाजिक और धार्मिक कस्टम्स थे यानी कि रीति रिवाज थे उन पर उन्होंने अटैक किया है। नेक्स्ट है द इंडियंस वर ट्रीटेड विद कंटेम्प्ट बाय द ब्रिटिश। क्या इंडियंस को ट्रीट किया गया गलत तरीके से यानी कि नीचे नज़रिए से देखा गया अंग्रेज़ों के द्वारा। तो इसी वजह से क्या हुआ, ये सभी आपके सोशल और रिलीजियस कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है। नेक्स्ट है व्हाई डू यू थिंक द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल्ड। आपको क्यों लगता है कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, ये जो विद्रोह हुआ था, ये फेल हुआ। डिस्कस एनी फोर कॉजेज ऑफ फॉर इट्स फेलियर। और ये जो फेल हुआ था इसके कोई मेन कॉजेज आपको क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं, फेलियर। ठीक है। रिवॉल्ट डिड नॉट स्प्रेड इन दी होल कंट्री। ये जो रिवॉल्ट था आपका, ये पूरी कंट्री में नहीं फैला था। हमने पढ़ा था चैप्टर में, पूरी कंट्री में नहीं फैलता है। इट फेल टू इन्वॉल्व अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल एंड डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री। ये जो रिवॉल्ट था ये फेल हो जाता है, वो पूरी कंट्री के डिफरेंट एरियाज से बहुत सारे लोगों को इस रिवॉल्ट में इंक्लूड करने के लिए, इन्वॉल्व करने में वो ये रिवॉल्ट फेल हो जाता है, यानी कि पूरी कंट्री में ये नहीं फैल पाता है। रिवॉल्ट वॉज नॉट प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। रिवॉल्ट जो था वो आपकी प्लानिंग के थ्रू नहीं हुआ था, ना ही ऑर्गेनाइज था। ब्रिटिश वर फाइनेंशियली एंड मिलिटरीली स्ट्रॉन्गर देन द इंडियन रिवॉल्यूशनरीज। भारतीय क्रांतिकारी जो थे, जो भारतीय लोग थे जिन्होंने युद्ध लड़ा था, वो अच्छे से क्या नहीं थे, स्ट्रॉन्ग नहीं थे। अच्छे से स्ट्रॉन्ग मीन्स फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, यानी कि उनके पास धन दौलत नहीं थी कि वो अच्छे क्या इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, सॉरी, वेपन्स वगैरह खरीद सकें, या मिलिट्री जो उनकी आर्मी थी वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जितनी ब्रिटिशर्स की थी। इसी वजह से भी रिवॉल्ट फेल हुआ था। द ब्रिटिश सोल्जर्स वर वेल इक्विप्ड विद मॉडर्न वेपन्स देन द इंडियन सोल्जर्स हु फाउट विद आउटडेटेड वेपन्स। ब्रिटिश सोल्जर्स जो थे, जो अंग्रेज़ों की आर्मी थी, सेना थी, उसके पास अच्छे खासे और मॉडर्न वेपन्स थे एज़ कम्पेयर टू भारतीय सेना, जिन्होंने आउटडेटेड वेपन्स से लड़ाई लड़ी थी। आउटडेटेड यानी कि आउट फैशन्ड, जो पुराने हो चुके थे, ऐसे हथियारों से लड़ाई लड़ी। द रिवॉल्ट वॉज अनकोऑर्डिनेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था इस रिवॉल्ट में। ठीक है, कोई अपनी चाल चल रहा है, कोई अपनी चाल चल रहा है, इसी वजह से भी क्या हुआ था, रिवॉल्ट आपका फेल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस द नेचर ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857। नेचर बताना है आपको इस अपराइजिंग का। ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने क्या बोला, दे हैव पेंटेड इट एज अ म्यूटिनी। बताया था कल, लास्ट टॉपिक हमने यही पढ़ा था, नेचर ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857। तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो थे, जो अंग्रेजी इतिहासकार थे, उन्होंने बोला कि ये एक म्यूटिनी थी जो आर्मी तक ही सीमित रही। कन्फाइंड यानी सीमित रहना, आर्मी तक ही सीमित रही। विच डिड नॉट कमांड द सपोर्ट ऑफ द पीपल एट लार्ज। जिसने, इस वजह से क्या हुआ, लार्ज क्वांटिटी में लोगों पर ये अपना कमांड सेटअप नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट, अदर्स डिस्क्राइब्ड इट एज, दूसरे हिस्टोरियंस ने इसे डिस्क्राइब किया कि एक रिलीजियस वॉर थी क्रिश्चियंस के अगेंस्ट, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज भेजी थी तो उसके अगेंस्ट वॉर थी। या फिर आप इसे रेशियल स्ट्रगल भी बोल सकते हो। रेशियल स्ट्रगल यानी कि जाति धर्म के नाम पर ये एक युद्ध लड़ा गया था, ताकि ब्लैक एंड वाइट, जो काले और गोरों के बीच में सुप्रीमेसी, यानी कि कौन अच्छा है, कौन ज़्यादा पावर में है, उस चीज़ को बताने के लिए ये कि रेशियल स्ट्रगल था। अदर्स डिस्क्राइब्ड इट एज अ स्ट्रगल बिटवीन ओरिएंटल एंड ऑक्सीडेंटल सिविलाइजेशन एंड कल्चर। दूसरे लोगों ने से एक स्ट्रगल बोला ओरिएंटल एंड ऑक्सीडेंटल। आपको याद हो तो ओरिएंटल एंड ऑक्सीडेंटल बताया था। ओरिएंटल होता है आपका ईस्टर्न पार्ट से जो लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट से, और ऑक्सीडेंटल होता है जो वेस्टर्न पार्ट से लोग लड़ रहे हैं, तो उनके बीच का स्ट्रगल था। फ्यू डिस्क्राइब्ड इट एज द रिजल्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल। ये इन्होंने बोला कि एक षड्यंत्र था। कुछ लोगों ने बोला कि हिंदू मुस्लिम ने एक मतलब इकट्ठे होकर कॉन्स्पिरेसी की, यानी कि षड्यंत्र रचा ताकि ओवरथ्रो कर दिया जाए, यानी कि अंग्रेज़ों के शासन को हटा दिया जाए। सम इंडियन नेशनलिस्ट हैव कॉल्ड इट अ वेल प्लान्ड नेशनल स्ट्रगल एंड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। कुछ भारतीय नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने बोला कि एक बहुत ही अच्छे से प्लानिंग के साथ किया हुआ नेशनल स्ट्रगल था और ये एक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन आंसर्स तो हो गए। अब हम कर लेते हैं गिव रीजंस। गिव रीजंस में सबसे पहला पॉइंट है स्टेट ऑफ अवध वॉज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। अंग्रेज़ों ने अवध जो राज्य था उसे एनेक्स कर लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था। स्टेट ऑफ अवध वॉज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश ऑन द ग्राउंड ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन और मिस गवर्नेंस। क्यों करा था इन्होंने एनेक्स, क्योंकि इस बेसिस पर क्या था कि अवध में क्या हो रहा है, माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है या मिस गवर्नेंस हो रही है, यानी कि सही से सरकार काम नहीं कर रही है, सही से शासन नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने अनेक्स कर लिया था अंग्रेज़ों ने। नेक्स्ट है इंडियन आर्टिसंस वीवर्स एंड क्राफ्ट्समैन लॉस्ट देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। जो भारतीय आर्टिसंस थे, यानी कि जो भी क्राफ्टमैन वगैरह थे, बुनकर थे, ठीक है, उनकी जो लाइवलीहुड का ज़रिया था, जो उनका कमाने का ज़रिया था, वो उनसे छिन गया था। क्यों छिन गया था, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था इंडिया में
ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट्स में जो मशीन से बना हुआ सस्ता और ख़राब सामान था वो आपका भारत में रहता था, और भारत का सामान जो था वो कहाँ जाता था, ब्रिटेन में जाता था। ठीक है, इंडियन इंडस्ट्रीज़ कुड नॉट कम्पीट विद देम एंड डिक्लाइंड। जो भारतीय इंडस्ट्रीज़ थी वो उनके साथ कम्पीट नहीं कर पाई, उनके साथ नहीं लड़ पाई, और वो डिक्लाइन हो गई और उनके सामने टिक नहीं पाई। नेक्स्ट एंड लास्ट गिव रीज़न है, द इंडियन सिपॉइज रिफ्यूज टू बाइट द कार्ट्रिजेज ऑफ द एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल के जो कार्ट्रिजेस थे, एनफील्ड राइफल उनकी गन थी, उसके जो कार्ट्रिजेस थे यानी कि जो बॉक्स थे जिसमें ये गन का सामान रखा हुआ था, तो भारतीय सेना ने उन्हें बाइट करने से रिफ्यूज़ कर दिया था, मना कर दिया था। क्यों किया था? इंडियन सिपॉइज रिफ्यूज टू बाइट द कार्ट्रिजेज ऑफ द एनफील्ड राइफल बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट हिंदूज सेंटिमेंट्स। ये ये हिंदुओं के सेंटिमेंट्स के क्या था? अगेंस्ट था। द कार्ट्रिजेस वर ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काओ एंड पिग्स। जो कार्ट्रिजेस थे उन्हें ग्रीस किया जाता था काओ और पिग के फैट से। तो काओ जो थी हिंदुओं के लिए पवित्र जानवर माना जाता है ना, पवित्र मानी जाती है बहुत ज़्यादा। एंड पिग्स वॉज कंसिडर्ड ताबू फॉर दी मुस्लिम्स, और पिग्स जो थे वो मुस्लिम्स के लिए बहुत पवित्र माने जाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया? रिफ्यूज़ कर दिया कि वो कार्ट्रिजेस को बाइट नहीं करेंगे। एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। ठीक है, इस नेक्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हमारे साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू।